Book Chapter 8। तो चैप्टर 8 में वो बताते हैं, आगे बढ़ते हैं कि एक बार जब आप इस क्षमता में कुछ समय के लिए सेवा कर रहे हैं, तो आप अपने समय को गायब होने का पता लगाना शुरू कर देंगे। मतलब कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि वक़्त कहाँ गया। क्या हिंदी लिखते हैं आप अपने समय को गायब करना। Once you have serving in this capacity for a while, you will start to discover your time disappearing, and indeed you had any leftover in the first place. तो पता भी नहीं चलेगा कि वक्त कहाँ बीता, यदि वास्तव में आपके पास पहले स्थान पर कुछ बचा है वक्त का। आपके काम के बारे में अधिक जानने के लिए लोग आपको अपने आसपास के क्षेत्रों से फोन करना शुरू कर देते हैं, जिसमें आपने बात की है। जहाँ जिन जगहों पर जाकर अगर आपने कोई बात बताई है, लेक्चर दिया है, तो वहाँ के लोग आपको फ़ोन करना शुरू कर देंगे। यदि आपके पास एक प्रकाशित पुस्तक है, तो पाठक संख्या अंततः राष्ट्रीय प्रसार का विषय बन जाती है। फिर अंतर्राष्ट्रीय परिसंचरण, और एक दिन आप ऐसे लोगों के साथ व्यवहार कर रहे हैं, जिन्होंने कभी अंग्रेज़ी नहीं पढ़ी है। हर कोई चाहता है कि आप उन्हें लिखें या उनसे बात करें, संगठन और करें, और फिर भी इतना कुछ है जो आप किसी भी दिन के समय में कर सकते हैं। आपकी नैतिक ज़िम्मेदारियाँ क्या हैं? क्या आपको खुद को जनता के लिए उपलब्ध कराने की आवश्यकता है? मेरा मानना है कि आप करते हैं, आपको इसे बहुत दूर नहीं ले जाना चाहिए। मेरा मानना है, इट इज़ माय ओपिनियन। मतलब आपको आता है इसलिए आप करते हैं, वो बस हो जाता है। तो वो एक फ्लो में, बहाव में आप बह जाते हैं और आप करते हैं, ये कहने की कोशिश कर रही है वो। आपको इसे बहुत दूर नहीं ले जाना है, ये या लोगों के साथ रहने के व्यवसाय के लिए अपना जीवन, अपना घर और अपना काम देना नहीं है। मतलब इस हद तक इस हद तक आगे आपको बढ़ने की ज़रूरत नहीं है कि ये करने के लिए आप अपना घर-बार और अपना काम और व्यवसाय भी छोड़ दें। यदि आप ऐसा करते हैं, तो आप पाएँगे कि आपने भी निमित्त बनना बंद कर दिया है। गिव ओवर योर लाइफ टू द बिज़नेस ऑफ बीइंग विद पीपल। तो लोगों के साथ रहने के लिए जब आप ऐसा करते हैं, तो आप एक दिन सडनली डिस्कवर करेंगे कि अब आप माध्यम नहीं रहे। आपको आप किसी को चैनल नहीं कर रहे हैं। आपको ध्यान, चिंतन, पढ़ने, ना-समझी करने और गेंद रखने के लिए? व्हाट गेंद? नहीं, मतलब वो कह रही है कि आपको अपने लिए अकेले में ध्यान लगाने के लिए, पढ़ने के लिए, कुछ भी करने के लिए आपको वक़्त की ज़रूरत पड़ती है। और अगर आप लोगों के साथ उनको खुश करने में, उनको उनके संदेशों के जवाब देने में वग़ैरह-वग़ैरह ही लगे रहेंगे, तो आपको अपने लिए वक़्त नहीं मिलेगा, और जब अपने लिए वक़्त नहीं मिलेगा, मेडिटेशन नहीं करोगे, तो आप निमित्त या माध्यम बनना बंद कर दोगे। वो खुद ब खुद हो जाएगा। अ, एकांत की अनुमति देने की आवश्यकता है। ये सभी अत्यधिक रचनात्मक गतिविधियां हैं जो उपकरण को अगली कार्य अवधि के दौरान ध्यान केंद्रित करने में अधिक सक्षम बनाती हैं। हालांकि खुद को लोगों के लिए उपलब्ध कराना महत्वपूर्ण है, तो उसे कैसे किया जाता है? लोगों के साथ खुद को साझा करने के सबसे आसान और सर्वोत्तम तरीकों में से एक यह है कि जनता के लिए प्रत्येक सप्ताह या प्रत्येक पखवाड़े, या मतलब 15 दिन में या महीने में एक निश्चित दिन अलग रख दो। उदाहरण के लिए हमारे समूह ने 1 जनवरी 1962 से लगभग हर हफ्ते रविवार की रात ध्यान करते हैं, और 1974 से मेरे घर पर बैठकें हो रही हैं। पहले से ही निर्धारित समय के साथ उन लोगों के अनुरोधों को संभालना कहीं अधिक संभव हो जाता
आपसे मिलने आना चाहते हैं, संभव हो जाता जो आपसे मतलब कि पहले से ही अगर समय तय कर लिया जाए और उन लोगों के सवाल आपको पता हों, अम, उन्होंने पहले आपको लिख के भेज दिए या आपको बता दिए इस तरह से। अ, जो आपको लोग मिलने आएँगे, उनके लिए अलग से समय निकाल कर उनके सवालों के जवाब उनको देना या पता करना आसान हो जाता है। आप उन्हें बस बता दें कि कौन से दिन और किस समय पर आप उनकी बात, उनके सवाल सुनेंगे और उन्हें उसमें बुला लें, मतलब कि चैनलिंग करेंगे, चैनलिंग सेशन। अ, हालाँकि ये इसमें बहुत वक़्त लगता है। लोगों के लिए ये सब करने में काफ़ी समय लग जाता है, जो आप उन लोगों के लिए करना चाह रहे हैं। अम, आप बस उन्हें अपना साप्ताहिक ओपन हाउस का दिन और समय बता दें और उन्हें इसमें आमंत्रित करें। यद्यपि ये आपके दायित्वों को सँभालने का एक समय लेने वाला तरीका है, ये एक समय बचाने वाला तरीका भी है, क्योंकि आपने अपने सभी ऋण उन लोगों के लिए जमा कर लिए हैं, जिनकी आप प्रति सप्ताह एक समय अवधि में सेवा करते हैं। इस हद तक कि आप उस दिन के अलावा अन्य समय पर शहर से बाहर और अजनबियों के साथ अतिरिक्त तिथियां बनाने के लिए जिम्मेदार महसूस करते हैं खुद को, ये योजना विफल हो जाएगी। यदि आप इस जिम्मेदारी के निर्वहन के लिए एक विशिष्ट समय निर्धारित कर रहे हैं, तो आप अपने और अपने काम के लिए जनता के साथ अपना समय उस दिन और समय तक सीमित रखने का प्रयास करते हैं। लोग अद्भुत हैं और मैं शायद अपना सारा समय सिर्फ बात करने और लोगों के साथ रहने में बिता सकती हूँ। हालांकि मेरी प्योरिटन पृष्ठभूमि का अभी भी मेरे साथ बहुत अधिक प्रभाव होना चाहिए। मतलब वो अपने धर्म की बात कर रही है, क्योंकि मुझे ये भ्रम बना रहता है कि बातचीत के अलावा मेरे लिए कुछ और करना है। मेरे लिए कुछ और करना है, बातचीत के अलावा मेरे लिए कुछ और करना है। चाहे बातचीत कितनी ही आकर्षक और या सार्थक हो। मतलब कि बातचीत के अलावा कुछ और है जो मुझे करने की ज़रूरत है, या कुछ और जो शायद ईश्वर ने मेरे लिए तय किया हो, ऐसा वो समझती है। अम, अगर आपको कई अलग-अलग लोगों से मिलने में बहुत मज़ा आ रहा है, तो आगे बढ़ें और इसे करें। ये संभावना है कि अनुभव ही आपको संतुष्ट करेगा, और एक बार जब आप अपने लोगों से भर जाएँगे, मतलब आपका दिल भर जाएगा, तो आप अपनी अन्य ज़रूरतों के लिए थोड़ा सम्मान के साथ अपने उत्साह को कम करने में सक्षम होंगे। Although it is time consuming, a way of handling your obligations, it is also a time saving method insofar as you have accumulated all of your debts to those whom you serve into one time period per week. To the extent that you feel responsible for making extra dates with out of towners and strangers at times other than that one day, तो मतलब आपका किसी जन्म का कोई कर्ज होगा जो आप उन लोगों के लिए ये चैनलिंग का काम करते हैं। और जब आप वो करते हैं तो उसके बाद जो दूसरे शहर से लोग आ रहे हैं या जो अनजान लोग कहीं से और से आ रहे हैं, तो आप खुद को जिम्मेदार ठहराते हैं कि मुझे इनके लिए भी करने की ज़रूरत है। और इसके बाद और उस एक दिन जिस दिन आप ओपन हाउस रखते हैं, उसके अलावा अगर आप इस तरह का करते हैं, तो ये प्लान आपका फ़ेल हो सकता है। आपको अपनी इन ज़िम्मेदारियों के लिए अलग समय रखना चाहिए। मैं अभी बिज़ी हूँ, बाद में आओगे? या रख दो उधर, कल सुबह बात करती हूँ। गॉड यार! सॉरी।
some people just don't understand. Can't help. Uh, you owe it to yourself and your work to keep your time with the public limited. तो ये आप ऐसा करके एहसान करेंगे खुद पे कि आप अपने लिए समय निकालें और पब्लिक को उतना ही टाइम दें जितना देने की आवश्यकता है। हफ्ते में 1 दिन बहुत है। अच्छा, हफ्ते में 1 दिन। People are wonderful, and I could probably spend all my time just talking and being with the folks. However, my Puritan background must still hold a great deal of sway with me because I persist having the illusion that there is something more for me to do than chat. However charming or meaningful the conversation. तो वो कहती है कि मुझे लोगों से बात करना बहुत पसंद है, लोग बहुत अच्छे हैं और मैं उनके साथ सारा दिन बात कर सकती हूँ। लेकिन मुझे फिर भी ये लगता है कि मेरे लिए कुछ और है। मैं सिर्फ़ ये बैठ के बातें करती रहूँ, ये इतना सा ये मुझसे मतलब नहीं, ये काफ़ी नहीं है। और चाहे वो कितनी भी इंटरेस्टिंग बातें कर रहे हों, कितनी भी समझदारी वाली बातें कर रहे हों, अ, अगर आपको लोगों से मिलना पसंद है, अलग-अलग लोगों से, तो ज़रूर कर आई मीन करो, ज़रूर मिलो। हो सकता है कि वो अनुभव आपको सा सांत्वना दे, आपको तसल्ली दे और एक बार आपका लोगों से मिल के, उनसे बातें करके दिल भर जाए, तब आप अपनी दूसरी ज़रूरतों पर ध्यान देना शुरू कर सकते हैं। आपको ये बहुत ज़रूरी है you really do all the people who are serving whom you are serving a chance to ask anything that they want to share anything that they want to share तो ये बहुत ज़रूरी है कि वो सभी लोग जिनके लिए आप चैनलिंग करते हैं आप उन्हें मौका दें कि वो आपसे कुछ पूछ सकें और कुछ कहना चाहें तो कह सकें लेकिन ये आपकी जिम्मेदारी नहीं है कि वो अपने हिसाब से बिना किसी जद्दोजहद के, बिना किसी मेहनत के, बिना किसी मतलब उनको इतने आरामदायक जब उनके पास टाइम है, तब आप करेंगे और जैसा वो चाहते हैं ऐसा करेंगे, ये कोई आपकी ज़िम्मेदारी नहीं है। अगर आप कहते हैं मैं स हफ्ते में 1 दिन मिलूँगा, इस दिन में इस समय से लेके इस समय तक, तो उसी दिन उन लोगों को आना चाहिए अगर उन्हें ज़रूरत है। अगर नहीं, तो फिर वो उनकी प्रॉब्लम है, वो आपकी प्रॉब्लम नहीं है। They're responsible for doing other convenience but rather for making the effort at all. कुछ ऐसे लोग होते हैं जो मेहनत करना ही नहीं चाहते, सब कुछ स्पून फीडिंग मतलब वो ऐसे उनको निवाला भी चाहते हैं कि कोई आके उनको खिला जाए। और जो लोग कहते हैं कि मैं शहर में 1 ही दिन के लिए हूँ, तो मुझे आपसे मिलना है। ये बातें अब मुझ पर असर नहीं करती हैं। क्योंकि मैं ऐसे बहुत लोगों से बहुत सारी बातें कर चुकी हूँ, घंटों तक जो मेरे लिए अ, मुश्किल था। मतलब मैं नहीं चाहती थी लेकिन उनके कहने पर मैंने किया, तो अब मैं वो नहीं करती। और मैंने ये जाना कि आधे से ज़्यादा लोग जो कहते हैं ना कि नहीं मेरा आपसे मिलना बहुत ज़रूरी है और इसी वक़्त मिलना है वग़ैरह-वग़ैरह और कभी सुबह-सुबह आ गए, कभी रात को आ गए, इस तरह से तो वो आपको बदलना चाहते हैं या आपको इस्तेमाल करना चाहते हैं who want to change you or to use you as a sounding board for something outside your field of inquiry वो आपके द्वारा एक कोई चीज सुनना चाहते हैं जो वो उन्हें ऑलरेडी पता है और जो वो आपका काम भी नहीं है पर वो आपसे दुनिया भर की इधर-उधर की बहुत सारी बातें करके कहलवाना चाहते हैं आपके मुंह से मुझे सुनने में कोई दिक्कत नहीं है और कोई बुराई भी करे तो करना चाहे तो मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। या किसी को सांत्वना देना या किसी के साथ अम, सिम्पैथेटिक को सद्भावना दे मतलब दिखाना उसमें मेरे पास वक़्त है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि किसी माध्यम की ज़िम्मेदारी है ये कि वो अपनी ज़रूरत और अपनी ज़िंदगी से हट के
लोगों की इच्छाएँ पूरी करने में लग जाए। अगर आपने कभी अपनी कोई चैनलिंग पब्लिश की है, तो बहुत सारे लोग होंगे, बहुत सारे लोगों से उस ज़माने में चिट्ठियाँ आती थी, तो इसलिए लिखा है कि बहुत सारे लोग चिट्ठियाँ लिखते होंगे, कुछ अच्छी होंगी, कुछ अजीब होंगी, कुछ उदास होंगी। जैसे आज के ज़माने में हम लोग सोशल मीडिया पे डालते थे, तब किताबें छपती थी। आज हम लोग सोशल मीडिया पे डालते हैं, तो सोशल मीडिया पे डालने के बाद बहुत सारे लोगों के हर तरह के कमेंट्स आते हैं। हर तरह के कमेंट्स मतलब इतने कुछ कमेंट्स तो इतने वाहियात होते हैं कि क्या बोलूं और कुछ तो लिटरली गंदे होते हैं। तो ऐसे-ऐसे लोगों के कमेंट्स हर तरह के आते हैं। मतलब अच्छे भी होते हैं, बहुत लोग सराहना भी करते हैं, बहुत लोग तारीफ भी करते हैं, बहुत लोग कंफर्म भी करते हैं। हर तरह के लोगों के हर तरह के अम, कमेंट्स आएँगे और जैसे यहाँ वो कह रही है चिट्ठियाँ आएँगी और दिस correspondence represents an ethical commitment which I would encourage you to undertake to the balancing of any energy that wants to blend with yours। और मेरे हिसाब से इस तरह से उन लोगों के लिए जिनके लिए आप चैनल कर रहे हो, उनके साथ ये बातचीत या इस तरह की खत लिखना या आज की डेट में अगर माना जाए तो सोशल मीडिया पे कमेंटिंग वगैरह ये एक अच्छा तरीका है, थोड़ा-सा वक़्त इसमें भी आपको बिताना चाहिए, वो कहती है, ताकि आप वो जो आपके साथ कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं, किसी भी तरीके से, उनके साथ अपनी ऊर्जा को संतुलित करने का ये अच्छा तरीका है। और एक चिट्ठी लिखना जो होता है वो एक बहुत ही बेहतरीन तरीका होता है किसी बात को सामने रखने का। इसके बजाय कि कोई आए और कहे जी मुझे आपसे बात करनी है, मैं आपसे मिलने आना चाहता हूँ। मेरा वक्त क्यों बर्बाद कर रहे हो? मतलब सामने बैठने के हिसाब से सामने आमने-सामने बैठ के आप बात करेंगे, आप डिस्कशन करेंगे। कई बार हो सकता है कि कुछ बातें ऐसी हों जिसमें आप कंफर्टेबल नहीं हो और आपको शर्म आ जाए या शर्मिंदगी हो या आप एक फॉर्मेलिटी के लिए मतलब कोई इंसान आता है तो उन्हें सही सलाह दें और कई बार हो सकता है कि अपने जो शब्द सामने वाले को आपको पता है तीखे लगने वाले हैं, लेकिन आप उन्हें थोड़ा नर्म करके प्यार से पेश करें, तो वो सही तरीका नहीं होगा बातचीत का या सवाल-जवाब का। और आपके टाइम के ऊपर एक तरह से ज़बरदस्ती आपके एनर्जी फ़ील्ड में घुसना, वो वाली बात हो जाएगी। तो इसलिए एक जो खत लिखना होता है वो सबसे बेहतर तरीका है। जैसा कि मैं लोगों को कहती हूँ कि मतलब छोटी-छोटी बात के लिए आपको क्यों मिलना है या क्यों कॉल करना है? आप छोटी-मोटी बातें हैं आप व्हाट्सएप कर सकते हो। हाँ, अगर बहुत बड़ा लंबा कोई डिस्कशन है तो कभी कॉल कर सकते हो जब मैं फ्री हूँ। तो लेकिन ठीक है होता है। इन अ लेटर बोथ प्रेज़ेंट और जब आप खत लिख रहे हैं, तो तब आप भले तारीफ़ करने की बात है या दूसरे को अम, अम, अ, ब्लेम करने की मतलब दूसरे पे इल्ज़ाम लगाने की बात है, ये सब चीज़ों को थोड़ा प्यार से, ध्यान से लिखा जा सकता है। बजाय इसके कि सामने कोई बैठा है, तो हो सकता है कि उसका जवाब उस समय पर आप घुमा-फिरा के ना दे पाएँ और आप सीधे-सीधे कह दें सामने वाले को बुरा लग जाए भले वो सत्य क्यों ना हो। तो वो कहती है कि खत लिखना सबसे बेहतर तरीका होता है। अम, इसके बजाय कि आप जैसे आजकल के ज़माने में ईमेल होता है, इसके बजाय कि आप सामने एक-दूसरे के बैठ के बात करें और क्योंकि खत जो है वो आपने लिखा उसे दोबारा लिख सकते हो, उसे एडिट कर सकते हो, दूसरा लिख सकते हो कि नहीं इसमें कुछ ठीक नहीं है। और जब आपका आप मन कहे कि नहीं अब सही है और इसमें प्रेम और सद्भावना झलकती है, तब आप वो खत भेजते हो। जब आप बातें कर रहे हो, तो आपके पास किसी भी सोच को सोचने के लिए सिर्फ एक मौका है।
लोग जो आपको खत लिखते हैं, वो आपको एक ऊर्जा भेज रहे हैं। अ, बिल्कुल उसी तरह जैसे लोग जो आपसे मिलने आते हैं, वो आपको अपनी ऊर्जा दे रहे हैं। और आपको अपनी ज़िम्मेदारी चैनलिंग की या कोई भी पूरी करने के लिए आपको उस ऊर्जा के साथ ब्लेंड होना, सम्मिलित होना, एक होना, कनेक्ट होना पड़ता है। प्यार से और सद्भावना से। अम, और हमेशा ये मुमकिन नहीं होता कि आप लोगों के बहुत करीब आ जाओ या लोग आपके बहुत करीब आएँ। हमेशा ये पॉसिबल नहीं हो सकता, हमेशा ये सही नहीं होगा, कभी ऐसा लगेगा नहीं ये सही नहीं है। और एक से ज़्यादा बार मेरे साथ ये ज़िंदगी में हो चुका है कि मुझे बहुत दुःख हुआ कि मेरे और मेरे दोस्तों के बीच एक बहुत फासला आ गया। अ, कि क्योंकि जो खतों के द्वारा हमारी बातचीत हो सकती थी, उसके बजाय जो सामने बैठकर हमारी बातचीत हुई और उसके अंदर एक तरह से कोई बातें ऐसी थी जो उन्हें बुरी लगी, कुछ बातें ऐसी थी जो मुझे बुरी लगी, तो हमारे रिश्तों में कुछ फासले आ गए। और 2 लोग जब बात करते हैं, तो दोनों का बात करने का तरीका बहुत अलग होता है, क्योंकि वो अलग-अलग लोग हैं और अलग-अलग तरीके से बात करते हैं। तो मुझे काश के ऐसा होता कि जैसे हम खत में एक-दूसरे से बात करते हैं या खत लिखते हैं, इस तरह से अगर हम एक-दूसरे से सोच समझ के बात कर सकते जब हम मिलते हैं, तो कितना अच्छा होता। अ, तो खत आपको अगर कोई भेजता है तो हर खत का जवाब ज़रूर देना, हम देते हैं। और कितना लंबा है? खासा लंबा है ये तो। ठीक है। अम, फिर वो कहती है कि उसके बाद फ़ोन पर बात करने के लिए हमें कई साल लग गए सोचने के लिए कि फ़ोन पर किसी चीज़ के बारे में किस तरह से बात करनी चाहिए, और मैंने ये फ़ैसला किया कि जो नंबर पब्लिश नहीं है, मतलब उस ज़माने में डायरेक्टरी होती थी, तो डायरेक्टरी में अगर कोई नंबर नहीं है या हमारे पास वो नंबर लिखा हुआ नहीं है, तो हम वो नंबर नहीं उठाते थे और हर कॉल को टेलीफ़ोन के आंसरिंग डिवाइस के द्वारा फ़िल्टर करते थे। मतलब हम फ़ोन उठाते नहीं थे। स आंसरिंग मशीन लगा रखी थी, जब लोग उसके ऊपर मैसेज छोड़ते थे, तो हम फ़ैसला करते थे कि इन कॉल्स का जवाब देना है या नहीं। और उस तरह से हम उसे फ़िल्टर किया करते थे। लोगों को आंसरिंग मशीन ज़्यादातर पसंद नहीं है कि उसके ऊपर मैसेज छोड़ दिया कि हाय, आई एम गिनी, आई कॉल्ड फॉर सो एंड सो वर्क, प्लीज़ कॉल मी बैक। इस तरह का ये लोगों को पसंद नहीं है। अम, और जिन लोगों को वो पसंद नहीं है, वो मुझे दोबारा कभी फ़ोन नहीं करेंगे। तो ये तो मुझे पता है। तो फ़ोन के ऊपर जो लोग मुझे परेशान करते थे या डिमांड करते थे कि मैं उनके सवालों का जवाब दूँ या उनकी बात मानूँ, तो उसको तो मैंने ऐसे हैंडल किया। अगर आपके पास नंबर्स की लिस्ट है, जैसे आजकल के ज़माने में तो मोबाइल फ़ोन्स हैं या फ़ोन में सारे नंबर सेव हो जाते हैं। तो आपके किसी भी समय कोई भी अनजान इंसान आपके घर लिस्टेड नंबर बी प्रिपेयर्ड फॉर फ्रीक्वेंट, अगर आपके पास वो नंबर है और आप जानते हैं किसका है, तो ये तैयार रहना कि वो लोग आपको कभी भी किसी भी समय, यहाँ तक कि अनजान लोग भी आपको फोन कर सकते हैं। और
लिस्टेड, अच्छा, अच्छा, ओके। नहीं, वो लिस्टेड नंबर से मतलब ये है कि पुराने ज़माने में नंबर डायरेक्टरी में होते थे, तो अगर आपका नंबर डायरेक्टरी में है, तो लोग आपको अनजान लोग आपको कभी भी किसी भी समय फ़ोन करेंगे। अगर आपने अपना नंबर प्राइवेट रखा है और उसको डायरेक्टरी में, उस ज़माने में तो कंपल्सरी सबके नंबर होते थे डायरेक्टरी में, लेकिन अगर आपने प्राइवेट रखने के हिसाब से कुछ ऐसा किया है कि आपका नंबर नहीं हो, तो अलग बात है कि लोग चिट्ठी लिखेंगे। अब समझ में आया मुझे। अच्छा, समय में कितना फ़र्क पड़ जाता है। मुझे पता है जब मैं स्कूल में थी तो हम लोग डायरेक्टरी में नंबर ढूँढते थे और डायरेक्टरी में लिटरली हमें उस समय पर अमिताभ, धर्मेंद्र, जितेंद्र के नंबर भी मिल जाते थे। ये उस समय की बात है। उसके बाद उन लोगों ने अपनी बॉलीवुड की सेपरेट डायरेक्टरी बना ली, जिसके अंदर सिर्फ उन लोगों के, मतलब पूरे बॉलीवुड के नंबर्स होते हैं। फिर बहुत सालों बाद एक बार वो डायरेक्टरी भी मेरे हाथ लगी, कहीं से लगी, किसी ने अम, फ़िल्मी लोगों के साथ कहीं न कहीं से जान-पहचान तो हो ही जाती है। मेरे डैड के एक दोस्त थे जो जिन्होंने 1-2 फ़िल्म्स बनाई थी। तो उन्होंने डायरेक्टरी लाके दी थी और उसमें हर हर एक के नंबर थे। तो वो थे लैंडलाइन नंबर्स, तो वो तो डायरेक्टरी में थे। आज की डेट में तो सिम कार्ड, मोबाइल फ़ोन रोज़ चेंज हो जाते हैं। तो वो कहती है कि लिस्टेड नंबर है, तो दिक्कत होगी। और जहाँ तक ऑन द सब्जेक्ट एज़ आई डिसलाइक टेलीफ़ोन्स टू द एक्सक्लूज़न ऑफ और वो कहती है कि इस मामले में आप अपनी खुद की रिसर्च कर लो और देख लो कि आप कैसा चाहते हो, और इसे कैसे हैंडल करना चाहते हो, क्योंकि मुझे ये टेलीफ़ोन सिस्टम पसंद ही नहीं है। फिर वो कहती है कि ये जो एथिक्स, एक मिनट मैं हिंदी में पढ़ूँ? वास्तव में मैंने कामना की है कि हर समय एक पत्र के समक्ष सम समका समकक्ष के माध्यम में से संवाद करें हम। इतना बेहतर करते हैं, इसलिए हो सके तो हर अक्षर का जवाब दें। कई वर्षों तक टेलीफोन नैतिकता तैयार करने की कोशिश करने के बाद, अच्छा, गोपनीयता के बारे में अ, ओके, गोपनीयता के बारे में बात किए बिना चैनलिंग की नैतिकता की चर्चा पूरी नहीं होगी। मैं यहाँ 2 अलग-अलग प्रकार के चैनलों से बात कर रही हूँ और इसलिए मुझे आपसे एक प्रश्न पूछने की आवश्यकता होगी। आप पुजारी हैं या आम आदमी? मतलब पुजारी मतलब आप भगवान में मानते हैं या नहीं? कुछ चैनल वास्तव में पुजारी हैं, मतलब जैसे मंदिर के चर्च के पादरी या मंदिर के पंडित हो गए, उनकी बात कर रही होगी। अम जिनकी चर्च या मठ के रूप में जिन्हें चर्च या मठ के रूप में शामिल किया गया है और उस चर्च में मंत्रियों को नियुक्त करने का एक तरीका स्थापित किया है। सॉरी, आई जस्ट हैड टू लॉक द डोर। तो आज ही मैंने एक आर्टिकल पढ़ा मदर टेरेसा के बारे में कि कैसे एक चर्च के पादरी ने एक लड़के को सेक्सुअली अब्यूज किया था और मदर टेरेसा ने उसको जब निकाल दिया गया, तो मदर टेरेसा ने जिद की कि नहीं, उसे वापस रखा जाए। और उसके बाद कई सालों तक और वो कई बच्चों को, लड़कों को इस तरह से सेक्सुअली अब्यूज करता रहा और उसके बावजूद मदर टेरेसा ने हमेशा उसका साथ दिया। पता नहीं अब उनका बेटा था या राम जाने कौन था। अ, पर इससे ये तो ख़ैर हमें 2-4 साल से पता ही है, जब सुशांत के बाद सारी रिसर्च
लोगों ने की थी और बहुत सारी बातें सामने आई थी, तो पता चला था कि मदर टेरेसा फॉची की माँ है। और मदर टेरेसा बच्चों की ह्यूमन ट्रैफिकिंग किया करती थी इंडिया से। तो वो यहाँ पर गरीब बच्चों की मदद करने नहीं आई थी, वो यहाँ आई थी फौची को गरीब बच्चे ह्यूमन ट्रैफिकिंग में मदद करने। खैर, अ, मैं भटक गई बात से। तो कुछ चैनल वास्तव में पुजारी हैं जिन्हें चर्च या मठ के रूप में शामिल किया गया है, इस बात पर मुझे याद आया था। और उस चर्च में मंत्रियों को नियुक्त करने का एक तरीका स्थापित किया है। अ, जिस मंत्री की मैं बात कर रही हूँ, वो मतलब जिस इंसान की मैं बात कर रही हूँ, वो चर्च का एक ऐसे ही मंत्री था जिसे मदर टेरेसा ने जिद की कि नहीं, इसे दोबारा स्थापित किया जाए, और उसे क्रिमिनल केसेस के बावजूद उसे बार-बार दोबारा स्थापित किया गया। पौरोहित्य की गोपनीयता का नियम परम है। एक पुजारी को एक अपराधी के कबूलनामे को अदालत में प्रकट करने से इनकार करने के लिए जेल जाने की आवश्यकता नहीं है। राइट। Few channels are actually priests having incorporated as a church or monastery, having set up a way of ordaining ministers in that church. The rule of confidentiality of the priesthood is absolute. A priest does not have to go to jail for refusing to divulge to a court the confessions of a criminal. Uh, जब आप चर्च के अंदर प्रीस्ट या मिनिस्टर या पादरी जो भी बन के बैठते हो, तो लोग हर संडे के संडे आते हैं और आके आपको बताते हैं, मुझसे इस हफ्ते ये गुनाह हुआ, मैंने किसी का मर्डर किया, मैंने किसी का रेप किया, मैंने चोरी की, मैंने झूठ बोला, मैंने स्कूल से छुट्टी मारी, मैंने अपना होमवर्क नहीं किया, मैंने मुंह से गाली दी, मैंने एक मैरिड आदमी के साथ सेक्स किया, या मैं शादी के बिना कुंवारी होते हुए मैंने किसी के साथ सेक्स कर लिया। ये सारे जो हैं पाप माने जाते हैं चर्च में, और इन चीज़ों के बारे में हर हफ्ते लोग जाके कर लेते हैं वो। जो करना है कर लेते हैं बिंदास में, और बाद में जाके बस फादर से जाके माफ़ी माँग लेते हैं कि हमने तो माफ़ी माँग ली, हमारा काम हो गया खत्म। तो बहुत माफ़ी माँगना अच्छी बात है, लेकिन अगर आप दोबारा वही गलती दोहराने वाले हो तो फिर फ़ायदा क्या है? मतलब क्या है? जानते हो कि आप पाप कर रहे हो और फिर भी आप कर रहे हो, तो फिर मैं क्या ही बोलूं। तो जब कोई इस तरह का मिनिस्टर, अगर कोर्ट उसको बोले कि नहीं नहीं, उस क्रिमिनल ने आके तुम्हारे सामने कबूल किया था, तो तुम हमें बताओ, तो उसको कोई जरूरी नहीं है कि उसको बताना पड़ेगा, और उसको अगर नहीं बताता है तो उसे जेल भी नहीं जाना पड़ेगा। और इसी तरह से साइकियाट्रिस्ट जो होते हैं, उनके ऊपर भी साइंटिफिक कम्युनिटी या वैज्ञानिक या पब्लिक ओपिनियन जनरली ये है कि अगर कोई क्रिमिनल आकर उनको, वो क्रिमिनल को ट्रीट कर रहे हैं, तो जरूरी नहीं है कि उनको कोर्ट में जाके बयान देना पड़े कि इसने मुझसे ये कहा। लेकिन आप ना तो कानूनन तौर पे पादरी हो, ना मिनिस्टर हो, ना साइकियाट्रिस्ट हो, तो आपको अगर कोई
जरूर सोच लेना कुछ भी बोलने से पहले कि खुद को किसी मुश्किल में ना डाल लेना। पता चले पुलिस उसका तो कुछ बिगाड़ ना पाए, वो तो पैसे खिला के निकल जाओ, तुम्हारा खून कर दे आके। तो इस तरह के सिचुएशंस कोई भी आए जिंदगी में, उससे इस पहले ऐसे सिचुएशंस के बारे में बहुत सोच समझ के फैसले करना कि क्या करना है, आपको क्या करना चाहिए और आप क्या करोगे। ये भी डिपेंड करता है कि सामने कौन है। अगर सलमान खान आके सामने बैठ के मुझे बोलेगा कि मैंने तो बहुत सारे खून किए हैं, बहुत सारे रेप किए हैं, क्या कर लेगी, जा कर ले। के फैसले करने हैं और बातें लोगों से करनी है। और जहां तक मैं समझती हूँ कि आई नो दैट दैट ओपिनियन कुड पुट मी इन जेल वन डे। हो सकता है कि मैं अगर इस तरह से सोचूं कि नहीं, मुझे किसी ने आके बताया है और मेरा ये काम है कि खामोश रहना और उनकी बात किसी और से शेयर नहीं करना, हो सकता है कि एक दिन मुझे जेल हो जाए। लेकिन मेरे हिसाब से कि अ, मैं खामोश रहती हूँ और मैं एक क्लाइंट की बातें किसी और को नहीं बताती। मतलब ऐसे में नॉर्मली हो सकता है मैं बता दूं, ठीक है, अगर आज कुछ हुआ है, मतलब आज कोई ऐसी बात होती है तो 2 4 5 साल पुरानी बात मुझे कोई याद है, हाँ एक क्लाइंट आया था उसके साथ ऐसा ऐसा हुआ था, ऐसे मैं बोल देती हूँ कई बार, और ऐसा मैं बोल सकती हूँ। लेकिन मैं किसी का नाम लूं और किसी का बताऊं कि वो फलानी क्लाइंट जिसका नाम ये था, यहाँ रहती थी, वो आई थी, उसके साथ ये उसने ऐसा किया, वो बहुत गलत होगा। तो जैसे एक लॉयर हो या डॉक्टर हो, साइकेट्रिस्ट हो, इन लोगों का प्रोफेशन जो है वो कॉन्फिडेंशियलिटी पे चलता है। ठीक उसी तरह मेरा प्रोफेशन या चैनलिंग का प्रोफेशन, अगर आप उसे प्रोफेशन बनाते हैं, तो वो भी कॉन्फिडेंशियलिटी पे चलता है कि आप सामने वाले इंसान की बात अपने तक रखेंगे, और आपके एक हाथ को भी पता नहीं होना चाहिए कि आपके दूसरे हाथ ने उसके साथ क्या किया, मतलब हीलिंग की, या मेरा कहने का मतलब है कि आपके अलावा और किसी को पता नहीं होना चाहिए, बस वो दो। किसी भी तीसरे को नहीं, उसकी बीवी आ जाए, माँ आ जाए, बच्चा आ जाए, कोई भी आ जाए, कोई भी कुछ भी बोल दे, यू डोंट हैव द राइट टू टेल दैट पर्सन, जब तक कि वो इंसान नहीं कहता हाँ कोई बात नहीं बता दो, मेरे अपने ही है। जब तक कि वो नहीं कहता, आपको कोई हक नहीं है। मेरे पास बहुत बार होता है कि मियाँ बीवी आते हैं, हाँ अगर पति आता है और वो मुझसे सवाल जवाब करता है, तो जो भी दिखता है मैं बता देती हूँ। लेकिन अगर कल को बीवी आए और मुझसे पूछे कि मेरा पति आया था तुम्हारे पास, तो तुमने उसे क्या बताया, तो मैं नहीं बता सकती। और अगर मुझे लगेगा कि मैं जो बात बोलने वाली हूँ उस बात से मियाँ बीवी का तलाक हो जाएगा या उनका रिश्ता और बिगड़ जाएगा, तो फिर वो ऐसी बातें खुला बताना, जब तक कि वो सामने वाला इंसान जोर दे के साफ साफ नहीं पूछ रहा, नहीं मुझे बताओ इसका कि फलाने के साथ अफेयर है, मेरा दिल कहता है, आप बताओ है कि नहीं है। अब वो सामने खुद ही कह रहा है कि मेरा दिल कहता है और मुझे लगता है और मुझे शक है, तो फिर बताना पड़ेगा। अगर हो सके उसे थोड़ा सॉफ्ट कर सकते हो तो कर दो।
इस तरह के बहुत सारे सिचुएशंस आते हैं मेरे सामने। तो वो कहती है कि मेरा ये सीधी बात है कि मेरा ये अनुभव है कि ये जो वफ़ा की ये जो मायाजाल है, इसके अंदर जो वफ़ा है या सत्य है या इसका जो आध्यात्मिक मतलब है ना न्याय का, तो इन दिस इल्यूजन द फोर्सेस ऑफ लॉयल्टी हैव अ डीपर ये जो हम किसी की उम, बातें छुपाते हैं, अपने तक रखते हैं, ये जो हम वफ़ा करते हैं उनसे, उसका आध्यात्मिक दुनिया में एक अ, न्याय को लेकर एक मतलब है। और ऑफ कोर्स हर केस को उस केस के हिसाब से देख के सोच के चलना चाहिए। हर बात को हर जगह लागू नहीं कर सकते हैं आप। उप्स सॉरी। हर जगह लागू नहीं कर सकते हैं। जैसे आपने आपके सर में दर्द है, आप हर बार एक कॉम्बिफ्लैन या एक पैरासिटामोल खा लेंगे तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि सर में दर्द किसी भी वजह से हो सकता है। वो माइग्रेन से हो सकता है, साइनस से हो सकता है, गैस से हो सकता है, चोट लगने से हो सकता है, कितनी सारी वजह हो सकती है। तो देखना होता है कि दर्द क्यों हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है तो क्यों हो रहा है। ऐसे ही कोई भी दवा उठाकर नहीं खा सकते, इसलिए कोई भी फैसला इतना इस तरह से कर लेना, नहीं नहीं मेरा तो ये रूल है, ऐसा नहीं होता है। सो खैर, ये था चैनलिंग हैंडबुक का 8वां अध्याय और मेरे ख्याल से तीसरा पार्ट उसका। कल मिलते हैं। मेडिटेशन का टाइम हो रहा है। ओके, बाय।